इन्फिनिटी यानी अनंत। हम सभी लोग जानते हैं कि अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन जो चीजें हम आपको अनंत के बारे में बताएंगे शायद वो पहले आपने कभी ना सोची हो। नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स फैक्टर में। मैं हूं स्नेहा गुप्ता। हम आज आपको अनंत का असल मतलब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स फैक्टर का ये सफर। हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी के एक होटल में दाखिल होने से। होटल का नाम है हिलबर्ट्स होटल। वह आदमी रिसेप्शन पर जाता है जहां क्लर्क उसका स्वागत करता है। जब वह कमरे के लिए पूछता है तब क्लर्क उसे खेद के साथ बताता है कि होटल पूरा बुक है और यह हमेशा बुक रहता है, जो कि आश्चर्य की बात है क्योंकि होटल द्वारा यह दावा किया गया है कि यहाँ पर कमरे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यह जानकर जब वह आदमी आगे जाने लगता है तब क्लर्क उसे बताता है कि कमरा उपलब्ध है। यह इसलिए क्योंकि हिलबर्ट होटल में केवल कुछ सैकड़ों कमरे नहीं बल्कि अनंत कमरे मौजूद हैं। हमारे क्लर्क को उस आदमी के लिए एक कमरा खाली करना था, पर सारे कमरे बुक हैं। सौभाग्य से इस होटल में अनंत संख्या में कमरे हैं, तो क्लर्क पहले कमरे के मेहमानों को दूसरे, दूसरे कमरे के मेहमानों को तीसरे और तीसरे कमरे के मेहमानों को चौथे में स्थानांतरित कर देता है। इसकी वजह से इस नए मेहमान के लिए तो कमरा नंबर 1 खाली हो गया और बाकी भी और कमरों में चले गए। हालांकि कमरे बदलना थोड़ा दिक्कत का काम था और इस तरह हमारा पहला मेहमान कमरे में चला जाता है। आइए हिलबर्ट कथा के अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अचानक अनंत संख्या के मेहमान होटल में आते हैं। सारे गर्मी से त्रस्त और थके हुए हैं। अब सोचिए क्लर्क क्या करेगा इस मेहमानों की अंतहीन लाइन से बचने के लिए। एक तरीका है, वह एक नंबर के मेहमान को दूसरे में, दूसरे को चौथे में, तीसरे को छठे में और इसी तरह सबको आगे आगे स्थानांतरित करता रहता है। इस तरकीब से हर विषम संख्या का कमरा खाली हो जाता है। आइए थोड़ा और ध्यान से देखते हैं कैसे। कमरा नंबर 4 को लीजिए। इस कमरे में रहने वाला कमरा नंबर 8 में जाएगा, लेकिन 4 नंबर कमरा 2 नंबर के आदमी द्वारा ले लिया जाएगा। इस तरह हर एक सम संख्या वाला कमरा किसी न किसी द्वारा ले लिया जाएगा। अब 5 नंबर कमरे की बात करें तो 5 नंबर में मौजूद व्यक्ति 10 नंबर में चला जाएगा, परंतु 5 खाली रहेगा। इसी तरह सारे विषम संख्या वाले कमरे खाली रहेंगे हमारे अनंत मेहमानों के लिए। लेकिन अब एक और जटिल स्थिति का उत्थान होगा। उस दिन और भी कई बसें जिनमें असंख्य मेहमान थे होटल पहुंचे और होटल के वादे हिलबर्ट होटल में हमेशा कमरा रहता है को पूरा करने का प्रश्न उठाने लगे। क्या आपको लगता है इस अनंत परेशानी का कोई समाधान होगा? मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले एक असीम आकर्षक अवधारणा की एक उपशाखा के बारे में कुछ जानते हैं। शुरू करते हैं दो छोटे बच्चों विहान और अरमान के साथ, जो कि अपनी खिलौने वाली गाड़ी से खेल रहे हैं। एक कहता है मेरे पास 100 गाड़ियां हैं, तो दूसरा बोलता है मेरे पास एक ज्यादा है। फिर पहला बोलता है मेरे पास उससे एक ज्यादा है। ये बात ऐसी है जो कि चलती रहेगी। लेकिन बच्चों ने इससे ये सीखा कि हर संख्या से बड़ी एक संख्या जरूर होती है। ये अनन्य संख्याओं की सरल सी समझ है कि अनंत समय तक किसी भी संख्या में एक जरूर जोड़ सकते हैं। ये एक दूसरी बातचीत। वानिया अपनी माँ के साथ बैठी है जो उससे पूछ रही है कि वह उनसे कितना प्यार करती है। वानिया ने उन्हें विस्तार से समझाया, यहाँ से चांद तक, वहां से तारों तक और वहां से गैलेक्सी तक और उससे भी ज्यादा। ये कोई आम प्यारा वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये बताता है कि कैसे बच्चों को निहायत ही बड़ी संख्या के बारे में पता है। संख्या बड़ी और बड़ी होती जाती है जिसका कोई अंत नहीं, जो कि अनंत के सिद्धांत को सही साबित करता है। ये अनन्यता का चिन्ह है। सन 1650 में गणितज्ञ जॉन वॉलिस ने ये चिन्ह सुझाया। ये कुछ कुछ आर्ट की तरह लगता है जिसे टेढ़ा किया गया हो, है ना? अब
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस चिन्ह के परे जा सकते हैं और असल में अनंतता का अनुभव कर सकते हैं? इस कोशिश में ईशान ने शॉपिंग जाने का निर्णय लिया। सच में सबसे पहले ईशान ने कुछ मजेदार सामान खरीदा। इसके बाद उसने खुद को देखने के लिए एक शीशे का रुख किया। यहाँ एक शीशा उसके सामने और एक पीछे है और ये ईशान के लिए अनंतता के दृश्य खोल देता है। क्यों, है ना मजेदार? ये आप भी ट्राई कर सकते हैं अपनी अगली शॉपिंग ट्रिप पर। अनंतता की अवधारणा ने कई दिग्गज गणितज्ञों को चकित किया है। एक और विलक्षण विचार जिसने उसके विश्वास को हिला के रख दिया है वह है नकारात्मक संख्याएं। अब आखिर ये हैं क्या? बहुत आसान है। जो भी संख्याएं शून्य से कम हैं, आइए इन्हें पैसे के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मेरे पास 500 रुपए हैं। मैंने 100 कपड़ों पर, 200 खाने पर, 200 किराए पर और 100 रुपए दवाओं पर। ओह, लगता है मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, है ना? मेरा बैंक इसे ओवरड्राफ्ट कहेगा। गणित में हम इसे नकारात्मक संख्या कहते हैं। अगर हम इस विचार का प्रतिनिधित्व करेंगे संख्या रेखा पर, पैसे होना सकारात्मक है। जैसे जैसे हम खर्च करते हैं हम रेखा पर नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका मतलब है हम पर पैसे उधार हो गए। और आसान तरीका है थर्मोमीटर में देखकर जानने का। आज एक ठंडा दिन है, तापमान लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार तापमान पारा 4 डिग्री गिरने वाला है, जो कि तापमान को -1 डिग्री पर ले जाएगा। सबसे पहले नकारात्मक संख्याओं की समझ चीन में शुरू हुई। चीनी लाल छड़ों का इस्तेमाल करते थे सकारात्मक संख्याओं के लिए और काली छड़ का नकारात्मक संख्याओं के लिए। ये वाणिज्य और कर गणना में काम आता था, जहां काली छड़ों ने लाल छड़ों को काट दिया, जो बचा वह शेष राशि है। ये सकारात्मक है, यदि घाटा हो तो नकारात्मक। लेकिन असल में भारतीय गणितज्ञ जैसे कि ब्रह्मगुप्त ने 6वीं शताब्दी में नकारात्मक संख्याओं के इस्तेमाल के लिए लगातार और सही अंकगणितीय नियमों की खोज की। उन्होंने सकारात्मक संख्याओं को संपत्ति और नकारात्मक को ऋण का नाम दिया और नियमों की एक सूची बनाई। यूनानियों जैसे कि डायोफेंटस ने इस विचार की काफी निंदा की और नकारात्मक संख्याओं को बकवास और असंभव बताया और इन्हें नकार दिया। उन्हें नकारात्मक जवाब बेमतलब लगते थे, क्योंकि वह ये मानने को तैयार नहीं थे कि शून्य से कम की भी कोई संख्या हो सकती है। ये राय आगे बढ़ी और यूरोप के गणितज्ञों तक भी पहुंची। 18वीं सदी में भी ब्रिटिश गणितज्ञ फ्रांसिस मैसेरस ने दावा किया कि नकारात्मक संख्याएं समीकरणों के सिद्धांतों को अंधेरे में डालती हैं और उन चीजों को भी जो स्वभाव से जरूरत से ज्यादा स्पष्ट और सरल हैं। ये प्रतिक्रिया तर्कहीन संख्याओं की तुलना में तुच्छ साबित हुई। अब ये क्या है? आसान है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि सरल भिन्न अंक में नहीं दर्शाई जा सकती। एक इलास्टिक का टुकड़ा लीजिए। हम इसे 1 यूनिट मानते हैं। अब मैं इसे इसकी लंबाई से दुगना खींचता हूं और इसकी असल लंबाई पर निशान लगा देता हूं। अब इसे सिकुड़ने देते हैं। ये 1/2 या आधा दर्शाता है। इसी तरह अगर इसे लंबाई की 3 गुना तक खींचा जाए, मैं असल लंबाई पर एक निशान लगा देता हूं और फिर सिकुड़ने देता हूं। निशान अब दर्शाएगा 1/3 या 0.3333, जो अनंत तक चलेगा। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं ऐसे बटे में नहीं दर्शाई जा सकती। आइए देखते हैं कि ऐसी संख्याएं कैसे कभी-कभी किसी पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, 520 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान की तरफ। हम शुरू करेंगे एक छोटी नाव में यूनान के तट से। एक आदमी नाव से गिरा दिया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसका नाम था हिपासिस। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे ऐसा बर्ताव मिला?
क्योंकि वह आदमी पाइथागोरस का अनुयायी था। पाइथागोरस और उसके शिष्य संख्याओं की शक्ति में काफी विश्वास रखते थे। उनका नारा था, सब संख्याएं हैं। और वे इस नारे के लिए जीते थे। नंबर उनके लिए जादुई थे। उनका मानना था कि विषम संख्याएं पुल्लिंग हैं और सम संख्याएं स्त्रीलिंग। उन्होंने हमेशा यह विश्वास किया कि दुनिया का कोई भी पहलू सिर्फ पूर्ण संख्याओं को व्यवस्थित करके व्यक्त किया जा सकता है। शून्य, 1, 2, 3 अपूर्णांक को अपना लिया गया क्योंकि वे पूरी संख्या के अनुपात के रूप में लिखे जाते थे। और फिर पाइथागोरस की खुद की थ्योरम ने दुनिया ही बदल दी। आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए, ये थ्योरम साफ बताती है कि कर्ण रेखा का वर्ग बाकी दोनों रेखाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अब जब पाइथागोरस थ्योरम ऐसे त्रिभुज पर लगाया जाए जहां दोनों रेखाएं एक ही माप की हैं, आइए देखते हैं कर्ण रेखा को क्या होता है। सी वर्ग बराबर 1 वर्ग जमा 1 वर्ग बराबर 2, जिसका अर्थ है सी बराबर 2 का वर्गमूल। जब आप 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 1.4142135662 मिलेगा, जहां संख्याएं चलती ही रहती हैं बिना किसी प्रतिरूप के। ये तर्कहीन संख्याएं होती हैं। तर्कहीन संख्याओं की खोज पाइथागोरस और उसके अनुयायियों के लिए विनाशकारी साबित हुई। इस तरह की संख्या ने एक पंथ के विश्वास और उसके बेहद सुरक्षित रहस्य को हिलाकर रख दिया। और हिपासिस ने यह भेद आखिरकार खोल ही दिया। उसने इस संख्या को और अनंतता की अवधारणा को बाहरी दुनिया के सामने उद्घाटित कर दिया और इस जुर्म के लिए उसे मरना पड़ा। अनंतता की हमारी इस यात्रा में आइए मिलते हैं एक गणितज्ञ से जिनका नाम है जॉर्ज कैंटोर, जिनके पास अनंत के विचार में अद्भुत अंतर्दृष्टि थी। कैंटोर का जन्म रूस में 1800 में हुआ और उनका बचपन जर्मनी में बीता। उन्होंने एक जबरदस्त प्रमाण दिया जिसने अनंत की प्रकृति को एक परिभाषा दी और साथ ही ये भी बताया कि बहुत सी अनंतताएं मौजूद हैं और कुछ दूसरों से काफी बड़ी हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? कैंटोर ने सेट थियरी के साथ इस पर काम किया और मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया और फिर हम वापस जाएंगे हिल्बर्ट होटल की ओर। सबसे पहले देखते हैं कि एक सेट की प्रमुखता का आशय क्या है। बहुत आसान है, ये सेट में तत्वों की संख्या है। अब आइए प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब अगर हम विषम संख्या निकाल दें तो हमें सम प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट मिलेगा या सभी प्राकृतिक संख्याओं का। अब सवाल है, कौन सा सेट बड़ा है, सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट या सभी प्राकृतिक संख्याओं का सेट? सारे प्राकृतिक संख्याएं बड़ी होंगी, साफ है, क्योंकि सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का ही हिस्सा है। लेकिन इन संख्याओं के सेट के बीच एक आसान सा मेल बताएगा इसके बारे में। जहां तक सेट थियरी का सवाल है, ये दोनों बराबर हैं। हैरानी हुई है ना? ये तो बस शुरुआत है। आइए अगले तार्किक संख्याओं के सेट की तरफ ध्यान देते हैं। ये वह अंक हैं जिन्हें सरल अपूर्णांक में लिख सकते हैं। कैंटोर ने सोचा, क्या ये सेट समाकार हैं प्राकृतिक संख्याओं के? क्योंकि ये एक असीमित बड़ा सेट है, उन्होंने इसे कुछ ऐसे लिखा। उन्होंने सभी अपूर्णांक को एक लाइन में लगाया जहां 1 को अंश गणक रखा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। फिर उन्होंने 2 को अंश गणक रखा, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5। फिर 3 को और इसी तरह आगे की संख्याओं को असीमित रूप से। यहां हम बात कर रहे हैं अनंत राशि के अनंत सेटों की। अब जैसे हमने दिखाया कि यदि हम एक अनुरूपता दिखाएं प्राकृतिक संख्याओं के साथ, तो ये सेट का आकार प्राकृतिक संख्याओं के सेट के बराबर होगा। यहां पर आइए चलते हैं हिल्बर्ट होटल की तरफ। एक होटल जिसमें आपके लिए हमेशा कमरे मौजूद होते हैं। आइए मैं आपकी याददाश्त ताजा कर देता हूं। हमारे पास साधन संपन्न और गणित में सक्षम क्लर्क है जो डेस्क संभाल रहा है। होटल फुल है जब असंख्य बसें असंख्य थके हुए और पसीने में तरबतर मेहमानों को लेकर आती हैं।
पहले वो दोहराव वाली प्रक्रिया करता है। वो कमरा नंबर 1 के मेहमान को 2 में, 2 को 4 में, 3 वाले को 6 में, इसी तरह आगे भी स्थानांतरित करता है। सब विषम संख्या वाले कमरे अब खाली हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि यहाँ असंख्य विषम संख्याएं हैं। क्या ये बहुत है? क्या सभी मेहमानों को जगह मिल पाएगी? इसकी संभावना तो नहीं लगती है ना। इससे पहले हम कमरे आवंटित करें, आइए कल्पना करते हैं उन लोगों की जिन्हें हमें कमरे देने हैं। तो हमारे पास एक बस है असंख्य लोगों से भरी, बस 2 और असंख्य लोगों से भरी, और बस 3 और असंख्य लोगों से भरी, और इसी तरह आगे। हम यहाँ सब तो नहीं दिखा सकते, पर चित्र की सहायता से कुछ सीमित लोग ही दिखा सकते हैं, लेकिन चित्र का एक सीमित संस्करण पर्याप्त रहेगा। बात यह है कि हर एक यात्री चित्र में कहीं ना कहीं होगा, जब तक हम पूरे स्तंभ और पंक्तियां जोड़ते रहें ताकि हर कोई गिना जा सके। हमें अब सबको कमरे देने की बात पर चिंतन करना होगा। हर किसी को कमरा देने के लिए हमें चित्र पर जिग-जैग चलना होगा। इससे हर कोई कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो अगर हमारा क्लर्क यात्री 1 बस 1 से शुरू करता है और उसे पहला कमरा देता है, उसके बाद दूसरा और तीसरा कमरा बस 1 के यात्री 2 को मिलेगा, और उसके बाद बस 2 के यात्री 1 को। इन सब के बाद हम बस 3 के यात्री 1, बस 2 के यात्री 2 और बस 1 के यात्री 3 को चाबियां देंगे। हम ये तब तक करेंगे जब तक सबको कमरे न मिल जाएं। तो जैसा कि विज्ञापन किया गया था, हिलबर्ट होटल में हमेशा आपके लिए कमरा होता है। हमने यहाँ प्राकृतिक संख्याओं और तार्किक संख्याओं के सेट में सामंजस्य भी देखा। तो कमर कस लीजिए क्योंकि ये और भी जटिल होने वाला है। तो जैसा कि हमने जाना, अभी तक सारे सेट गणनीय रहे हैं, जिसका आसान सा मतलब है कि उनमें प्राकृतिक संख्याओं के सेट से बराबर या कम रहने की प्रमुखता है। चाहे हमें अनंत काल तक गिनना पड़े, तब भी इस सेट की हर संख्या को गिना जा सकता है। आइए अब दूसरे सेट की ओर चलते हैं, जिन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं, सब तार्किक संख्याएं और तर्कहीन संख्याएं आती हैं, जैसे कि पाई और 2 का वर्गमूल। ऐसी संख्याओं को आप दशमलव के बाद असंख्य अंकों के साथ लिख सकते हैं। क्या इसका एक से प्राकृतिक संख्याओं से समन्वय होगा? एक तरीका जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये नामुमकिन है, ये मानकर कि ये सच है और इसे दिखा पाना असंभव, इस प्रणाली को विरोधाभास कहते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं को सूचीबद्ध करने की। चिंता मत कीजिए, हमें अनंतता तक नहीं लिखना है, सिर्फ कोई 4 संख्याएं लिखिए। जैसे अगर हम कहें ये है संख्या 1, ये संख्या 2, ये संख्या 3 और ये संख्या 4। ऐसे ही हम हर वास्तविक संख्या की कल्पना करते हैं, ये दर्शाने के लिए कि मैं प्राकृतिक संख्याओं के साथ 1/1 समन्वय में एक नई संख्या की रचना करूंगा जो हमारी सूची में नहीं है। ये मैं कैसे करूंगा? पहले 1 नंबर संख्या से पहले अंक, दूसरी संख्या में से दूसरा अंक, तीसरी संख्या से तीसरा अंक, और ऐसे ही। हमें मिलती है 0.743 और ऐसे ही, क्योंकि हम उसी लाइन पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं ये संख्या बदल दूंगा। तर्क के प्रयोजन के लिए मैं इस संख्या के हर अंक को 1 अंक आगे बढ़ा दूंगा। तो अब हमें मिलेगा 0.8541। अब ये संख्या जो हमने अभी अभी रची है, वो मेरी सूची की किसी भी संख्या से समन्वय में नहीं होगी। ये मैं कैसे जानता हूं? देखिए, ये पहली संख्या से मेल नहीं खाएगी क्योंकि इसका पहला अंक अलग है, और दूसरी संख्या से मेल नहीं खाएगी क्योंकि दूसरा अंक अलग है, और ये तीसरी संख्या से मेल नहीं खाएगी क्योंकि तीसरा अंक भी अलग है, और इसी तरह अनंतता तक। हमने एक संख्या का निर्माण किया जो हमारी सूची में नहीं है, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वास्तविक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं से 1/1 का समन्वय नहीं होता है, जो ये बताता है कि ये काफी बड़ी अनंतता है। और अगर वास्तविक संख्याओं का सेट हमारे हिलबर्ट होटल में आता है, तो हमारा उद्यमी क्लर्क भी बगले झांकने लगेगा। उसके पास उनके लिए जगह नहीं होगी। हमारे पास अनंतता है जो अनंत से परे है। क्या इससे भी बड़ी अनंतताएं मौजूद हैं?